नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल विद्या ब्लॉग्स में स्वागत है। आज मैं आपको मास्टर का MPS 4 की बुक का एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ आपके साथ, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों की ट्यूशन्स में दिक्कत आ रही है, जिस कारण मैंने सोचा कि मैं आपको इस टॉपिक में हेल्प करूँ। तो मेरे टॉपिक का नाम है तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। इस चैप्टर के बारे में तुलनात्मक राजनीति का हम स्वरूप, कैसा होता है, महत्व और विकास, ये पहला चैप्टर है MPS 4 का। सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियाँ की। राजनीति सर्वव्यापी गतिविधि है। राजनीति जो है सर्वव्यापी गतिविधि है। आरंभ से ही एक राजनीति व्यवस्था की तुलना अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से की जाती रही है। किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में तुलना करने के तरीकों को सामान्यतः तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि तुलनात्मक पद्धति इससे कहा जाता है। आरंभ से ही जो राजनीतिक व्यवस्था की हम तुलना करते हैं, जिसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं से की जाती है, किसी राजनीतिक व्यवस्था को अन्य राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन का आधार माना गया है, और ये तुलनात्मक पद्धति भी कहा गया है। मोटे तौर पर तुलनात्मक राजनीति का अर्थ व लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य मुख्य राजनीतिक समस्याओं और विषमताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना है। यह समस्याओं व विभिन्नताओं के मिश्रण के परिप्रेक्ष्य में विकास करने का कार्य है, जो विश्व की सरकारों और परिस्थितियों में प्रचलन करती है, उनको स्पष्ट करता है। सारांश रूप से एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने के तरीके तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। यानी अभी तक हमने यह पढ़ा है कि जब हम किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की तुलना दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से करते हैं, ये तुलनात्मक पद्धति कहलाती है। मोटे तौर पर हमने ये पढ़ा कि राजनीति व अर्थ व लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य मुख्य राजनीतिक समस्याओं और विषमताओं की जानकारी एकत्र करना होता है। जो इनके लक्ष्य और क्या कहते हैं, अर्थ है राजनीति के, इनमें राजनीतिक समस्याओं और विषमताओं, राजनीतिक जो समस्याएं होती हैं और विषमताएं होती हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करना ही तुलनात्मक राजनीति का मुख्य आधार माना गया है। ये समस्याओं व विभिन्नताओं के मिश्रण के परिप्रेक्ष्य में विकास करने का कार्य है, जो विश्व की सरकारों और परिस्थितियों में प्रचलन करती है, उनको स्पष्ट करता है कि सारांश रूप से एक राजनीतिक व्यवस्था को अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने के तरीके को तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों के कार्यों और उनके संगठन, उनकी नीतियों और उसके अंतर्गत संस्थाओं एवं राजनीतिक दलों व दबाव समूह आदि का भी अध्ययन करता है। दोस्तों, अभी तक हमने यह पढ़ा है कि जब हम किसी दूसरी राजनीति का, दूसरे देश की व दूसरी स्थानों की जो राजनीति है उसका हम अध्ययन दूसरे क्षेत्र व अपने देश से करते हैं, तो उसमें हम तुलनात्मक राजनीति का एक स्वरूप देखते हैं। तुलनात्मक पद्धति का अर्थ और विकास। राजनीतिक शास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग प्राचीन समय से होता आया है। हम यह देख रहे हैं कि जो तुलनात्मक पद्धति है उसमें राजनीति का प्रयोग प्राचीन समय से ही होता आया है, यानी पुराने टाइम से। इस पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने किया। सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने किया था, फिर सिसरो, फिर पोलिबियस, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, वेजहार्ट, सर हेनरी मैन, लॉर्ड ब्राइस और फायर जैसे अनेक विद्वानों ने किया। क्या आप जानते हैं कि अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया है? ये मेन क्वेश्चन है कि अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था और सर्वोत्तम संविधान के संबंध में निष्कर्ष निकाले थे। जो भी सबसे बेस्ट संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके संबंध में उसने निष्कर्ष भी निकाले थे, यानी कंक्लूजन निकाला था। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी संविधान की तुलना करके शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी जो मॉन्टेस्क्यू था उसने ब्रिटिश और फ्रांसीसी संविधान की तुलना की थी। कौन से संविधान की तुलना की थी? आप देख सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी संविधान की तुलना करके शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लॉर्ड ब्राइस ने पर्यवेक्षात्मक पद्धति के साथ साथ
तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग करते हुए प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के तत्व बताए थे। यानी कि जो लॉर्ड ब्राइस था उसने परिवेशात्मक पद्धति के साथ साथ तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के तत्व बताए थे तथा फाइनर ने भी तुलनात्मक पद्धति को अपनाया। ये वे लोग थे जिन्होंने तुलनात्मक पद्धति को अपनाया व इनसे अपने पॉइंट्स को प्रूव किया था। यानी तुलनात्मक पद्धति दो देश के संविधानों के बीच राजनीतिक की तुलना करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे तुलनात्मक पद्धति का ही रूप होते हैं। इसी को तुलनात्मक राजनीति भी कहा जाता है। ये हमने अभी तक इस चैप्टर की उद्देश्य को समझा है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो यानी इस व्लॉग में मैंने आपको ये समझाया कि तुलनात्मक पद्धति क्या है और इसका कैसे कौन से राजनीतिज्ञों ने प्रयोग करा व कौन से प्राचीन समय में होती थी और कौन कौन से इससे प्रयोग किए गए। इसे प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए भी प्रयोग में लाया गया था और दो देशों के संविधान का भी तुलना की गई थी, इसलिए इस पद्धति का नाम तुलनात्मक पद्धति है। इसी के साथ दोस्तों आप मेरी अगले टॉपिक और अगली ब्लॉग का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।